वह हैरान नजरों से अद्वैत को देख रही थी, जो अभी को अपनी गोद में लिए गेट पर खड़ा था। वह जल्दी से उसके पास आई और अद्वैत की बाजू पकड़कर अपनी घबराई सी आवाज में, आप मुझसे मेरे बेटे को दूर नहीं कर सकते। अद्वैत ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और काफी दृढ़ता से बोला, जैसे तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा, अब वैसे ही मैं अपने बेटे को अपने पास रखूंगा, और तुमसे दूर। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अद्वैत की बात सुन दूरबा की जुबान और उसके पैर दोनों लड़खड़ाए। मैं ऐसा ही करूँगा। इनफैक्ट मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे को अपने ही पास रखूँगा, और तुमसे दूर। हाँ, तुमसे दूर। उसे तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारा साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। और उसे मैं तुमसे इतनी दूर ले जाऊंगा कि तुम उसे देखने के लिए भी तरसोगी। आई बात समझ? अद्वैत की बात सुन दिल डूब सा गया था उसका। पर वह था कि उसकी एक नहीं सुन रहा था। रोते हुए उसके पैरों में पड़ कितनी गिड़गिड़ा रही थी। पर वह अभी को अपने साथ लेकर चला गया था, और वह रोती चिल्लाती रह गई थी। अचानक वह उठकर बैठ गई। पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था, और उसी के साथ चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। शायद कोई बुरा सपना था, क्योंकि वह अभी भी अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। सहसा ही अभी का ख्याल दिमाग में कौन गया। उसने फौरन साइड में देखा तो जान हलक में आ गई थी, क्योंकि बेड पर ना अभी था और ना अद्वैत। रात में तो वह दोनों यहीं सो रहे थे, लेकिन अब वहां उसके अलावा कोई नहीं था। उसने अपने ऊपर पड़े कंबल को एक तरफ फेंका और तुरंत बेड से उठकर नंगे पांव ही कमरे से बाहर निकल गई। अभी 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 कहाँ हो बेटा? दूरबा घबराहट में उसे यहाँ से वहां ढूंढ रही थी, लेकिन अभी की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी उसे। बार बार दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था, जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था। और अब अभी और अद्वैत के एक साथ गायब होने के कारण भी वह यही सोच रही थी कि जरूर अद्वैत उसके बेटे को उससे दूर ले गया, ताकि उसे उसकी गलती की सजा दे सके। हर जगह देखने के बाद जब वह उसे कहीं नहीं दिखा, तो वह बेजान सी सोफे पर बैठ गई थी। अपने सिर को अपने दोनों हाथों में थामे वह एकटक फर्श को देख रही थी कि एक एक कर आंसू उसकी आंखों से छलक अब फर्श पर गिरने लगे थे। मम्मा! वह खुद के ख्यालों में खोई ही थी कि सहसा ही अभी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। अभी की आवाज़ सुन उसमें मानो जान सी आ गई थी। तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हुए उसने अपना सिर ऊपर किया और आवाज़ की दिशा में देखा, जहां अद्वैत अभी को अपनी गोद में उठाए खड़ा था। और अभी अभी भी काफ़ी खुश लग रहा था, क्योंकि उसके दोनों हाथ नए खिलौने से जो भरे हुए थे, जिसकी खरीदारी उसके पापा यानी अद्वैत ने करवाई थी। अपने आंसू साफ कर वह सोफे से उठी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। खुद को संभाल वह धीरे से बोली, आप दोनों कहाँ गए थे? मम्मा, पापा ने न्यू टॉयज दिलाए, और वह भी बहुत सारे गाड़ी में हैं। अभी ने दूरबा को अपने खिलौने दिखाते हुए काफ़ी खुशी से कहा। तो दूरबा ने प्यार से उसके गाल को चूम लिया और फिर अद्वैत की ओर देखा, क्योंकि जवाब नहीं मिला था उसे। अद्वैत उसके भाव अच्छे से समझ गया था। उसने एक नज़र अभी को देखा और फिर दूरबा की आंखों में आंखें डालकर बोला। अभी जल्दी उठ गया था और वह बोला कि उसे केक खाना है। मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कोई फरमाइश की थी, तो क्या पूरी नहीं करता? तो इसलिए मैं अभी को अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए ले गया। जब घर आ रहे थे तो रास्ते में अभी को टॉय शॉप दिख गई, तो ये बोला कि उसे टॉय कार खरीदनी है। इसलिए मैंने उसे कुछ खिलौने खरीदवा दिए। अपनी बात कह वह अब चुप हो गया था। अद्वैत की बात सुन दूरबा के मन को भी शांति पड़ी थी, जो न जाने कब से बेचैन था। वह हल्का सा मुस्कुराई और अद्वैत की गोद से अभी को अपनी गोद में लेकर अंदर चली गई। लंच से फ्री होकर अब जैसे ही दूरबा हाल में आई, तो अद्वैत उसकी तरफ देखकर बोला, मैं अभी को लेकर जा रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दूरबा तुरंत घबराकर बोली। क्या नहीं? शाम तक वापस आ जाऊंगा ना। भाभी मिलना चाहती है अभी से, और दादी भी। दूरबा का जवाब सुन अद्वैत हैरान था। भाई, अद्वैत के घर जाने की बात सुन दूरबा थोड़ा नॉर्मल हुई, फिर फीका सा मुस्कुराकर, क्या मैं भी चल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ।
कहते हुए दूरबा अंदर चली गई। वहीं अद्वैत अजीब नजरों से उसे देख रहा था, मानो किसी और ही दूरबा को अपने सामने देख रहा हो, क्योंकि जिस दूरबा को वह जानता था वो ऐसी बात बात पर पैनिक नहीं हुआ करती थी। सुबह भी वह पैनिक ही थी, और अभी भी अभी को घर ले जाने की बात पर अचानक पैनिक कर गई थी। चले अंदर। रघुवंशी हाउस के सामने आकर दूरबा के पैर खुद ब खुद ठिठक से गए थे, जिसे देख अद्वैत अपनी शांत सी आवाज में बोला। हाँ। दूरबा ने अद्वैत का हाथ काफी मजबूती से पकड़ लिया। जब वह यहाँ आई तो उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि उसे उन सबका सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो खुद को तैयार नहीं कर पाई थी। अभी भी उसका दिल काफी बेचैन था, काफी घबराई हुई थी वो, और ये बात अद्वैत काफी अच्छे से समझ रहा था। और उसकी बेचैनी और घबराहट का सबसे बड़ा कारण एक यह भी था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब सब उससे तरह तरह के सवाल पूछेंगे तो वह उनके सवालों का जवाब किस तरह देगी, क्योंकि जाने अनजाने में गलती उससे हुई थी। तो क्या सब उसे माफ़ कर पाएंगे? खैर, औरों का तो पता नहीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अद्वैत ने शायद उसे माफ़ कर दिया है। इतनी जल्दी माफ़ी की उम्मीद उसे अद्वैत से नहीं थी, लेकिन अब वह अद्वैत की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत थी। अद्वैत ने जैसे ही डोरबेल बजाई, भाभी ने आकर दरवाज़ा खोला। भाभी के चेहरे से लग रहा था कि वह काफ़ी खुश थी, और दूरबा इतना तो समझ ही गई थी कि अद्वैत ने सबको सब कुछ बता दिया था, यानी अब हर कोई सच्चाई जानता था। भाभी ने जैसे अद्वैत की गोद में अभी को देखा तो वह उसकी ओर लपकी। अरे मेरा बच्चा, बेटा पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? भाभी ने अभी को अपनी गोद में लेकर उसके माथे को चूम लिया और काफ़ी एक्साइटेड होकर बोली। भाई, भाभी का सवाल सुनकर अभी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी, क्योंकि उसे वाकई नहीं पता था कि उसे गोद में उठाने वाली से उसका क्या संबंध था। बेटा, मैं तुम्हारी बुआ, भाभी ने आंखों में नमी लिए हुए मुस्कुराकर कहा। तो अभी ने मुस्कुराकर भाभी को देखा और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, ओके, तो आप हैं मेरी बुआ। क्या तुम जानते हो मेरे बारे में? भाभी ने आंखों में चमक लाते हुए पूछा। हाँ, मम्मा ने बताया था आपके बारे में, लेकिन उनके पास आपका कोई फोटो नहीं था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। अभी ने काफी मासूमियत से कहा। तो भाभी ने मुस्कुराकर अद्वैत की ओर देखा। आइए ना भाई, अंदर बैठते हैं। हाँ। भाभी अभी को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। भाई, अद्वैत ने धीरे से उसकी बाजू को पकड़ा और उसकी ओर देखकर बोला, वो बस थोड़ी नाराज है, इसलिए तुम्हें ऐसे ही नज़रअंदाज करके चली गई। तुम तो जानती ही हो उसे, वो ऐसी ही है। जब उसे किसी की बात का बुरा लगता है तो वो ऐसे ही नाराज हो जाती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ। बाकी सब अंदर इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर आ गया, जहाँ सरस्वती जी, भाभी विद्युत, अलारा और संजय जी सभी के सभी अभी को घेरे बैठे थे और उसके साथ बातें कर रहे थे। ये देखकर अद्वैत और दुर्वा दोनों ही मुस्कुरा दिए। वहीं भावना जी अजीब सी नज़रों से अभी को घूर रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही दुर्वा और अद्वैत को देखा तो उनके भाव बदल गए। वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दूरबा के पास आईं और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, कहाँ चली गई थी तुम? हम सबको इतना पराया कर दिया कि इतने सालों में एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं। नाराज हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा। सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी, दूरबा ने आंखों में नमी लिए हुए कहा। तो भावना जी उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बात याद रखना कि तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दूंगी। समझ आई बात? जी। दूरबा ने अद्वैत की ओर देखकर अपनी गर्दन हिला दी, जो उसे ही देख रहा था। मैं सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ, कहते हुए वह वहाँ से किचन की ओर चली गई। दूरबा ने आगे बढ़कर दादी माँ यानी सरस्वती जी का आशीर्वाद लिया, तो सरस्वती जी ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। कैसी हो मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ दादी जी। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ और अपने परपोते को देखकर और अच्छी हो गई। सरस्वती जी ने प्यार से अभी के माथे को चूम लिया। हेलो दूरबा, अलारा ने मुस्कुराकर कहा। तो दूरबा ने सवालिया नजरों से अद्वैत की ओर देखा।
तो अद्वैत बिना कुछ भी छुपाए बोला, अलारा कुछ दिनों से ही हमारे साथ रह रही है। दरअसल इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिनकी वजह से ये हमारे साथ यहाँ पर है। कैसी प्रॉब्लम्स? दूरबा ने पूछा तो अलारा मुस्कुराकर ही बोली, अरे दूरबा, तुम अभी अभी तो आई हो, बताऊंगी ना मैं तुम्हें सब बाद में, पहले थोड़ा आराम करो। ओके। दूरबा फीका सा मुस्कुरा दी और अद्वैत के साथ वही सोफे पर बैठ गई। यहाँ आने से पहले वह काफ़ी घबराई हुई सी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद अब वह जैसे निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सब उससे सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो किसी भी घर के सदस्य ने उससे ज़्यादा कुछ सवाल ही नहीं किए, बल्कि सब उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। यह वाकई उसकी उम्मीद से परे था, लेकिन वह अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। वहीं दूरबा से कुछ भी ना पूछने के लिए अद्वैत ने ही सबको कहा था, क्योंकि वह अच्छे से समझ रहा था उसकी मनोदशा, और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी के भी सवाल पर दूरबा और ज़्यादा परेशान हो जाए। रात तक दोनों ही अभी के साथ वापस दूरबा के ही घर आ गए थे। रोशनी मलिक की देखभाल के लिए अद्वैत ने एक नर्स को हायर कर लिया था, जो आज सुबह से ही उनकी देखभाल कर रही थी। दूरबा रोशनी मलिक को खाना खिलाकर जैसे ही अपने कमरे में आई तो वह दरवाजे पर ही रुक गई, क्योंकि अद्वैत अभी को अपनी गोद में लिटाए हुए उसे कोई कहानी सुना रहा था। यह नज़ारा देख कर ही दूरबा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह धीरे से उनके पास आई और वहीं बेड पर बैठ गई और अद्वैत की कहानी सुनने लगी, जो वह अभी इसको सुना रहा था। कहानी सुनते सुनते ही अभी सो गया था, और उसके सोते ही दूरबा ने धीरे से अद्वैत की ओर इशारा किया कि अभी सो गया है, तो वह अब आगे कहानी सुनाना बंद करे। अद्वैत रुका और उसने एक नज़र दूरबा को देखा, फिर खामोशी से अभी को बेड पर सही से लिटा दिया, तो दूरबा ने अभी को अच्छे से कंबल उड़ा दिया। बात करनी है मुझे आपसे। क्या बात करनी है? दरअसल मैं सोच रही हूँ कि मम्मा को वापस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें, क्योंकि वहाँ उनका ख्याल यहाँ के मुकाबले अच्छे से रखा जाएगा, और फिर मैं और अभी भी आपके घर शिफ्ट हो जाएंगे। दूरबा ने अभी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो अद्वैत तुरंत बोला, हाँ, आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे, लेकिन तुम और अभी घर शिफ्ट नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? दूरबा ने सवालिया नज़रों से अद्वैत की ओर देखा, तो अद्वैत कुछ देर के लिए खामोश रह गया, लेकिन फिर उसकी ओर देखकर काफ़ी सहजता से, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ओके, अगर तुम चाहती हो तो कल कल शिफ्ट हो जाना। नहीं, अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, हम कुछ दिन और यहीं रुक जाएंगे। दूरबा ने अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, कल हो जाना शिफ्ट। अद्वैत हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो दूरबा भी मुस्कुरा दी। एक और बात है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। कौन सी बात? यही कि अब हम वापस बेंगलुरु तो नहीं जाएंगे, इसलिए अभी के लिए अब यहीं कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढना पड़ेगा। सेंट स्टीफन? दूरबा की बातों को बीच में ही काटते हुए अद्वैत ने कहा। ओके, दूरबा हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ याद आया? बिल्कुल। क्या? हमारा स्कूल याद है तुम्हें? नॉट बैड। याद क्यों नहीं होगा, इतने साल पढ़ी हूँ उस स्कूल में, बहुत सी यादें जुड़ी हैं मेरी उसके साथ। दूरबा खोई खोई सी बोली। मेरी भी। कहते हुए अद्वैत ने आहिस्ता से दूरबा के हाथ पर अपना हाथ रखा। हमारे बेटे के लिए भी उस स्कूल से अच्छा कोई और स्कूल नहीं हो सकता, अद्वैत ने कहा, तो दूरबा ने अपनी गर्दन सहमति में हिला दी। तो कल चलें? कल? जी, कल। ठीक है, सुबह स्कूल जाएंगे और फिर वहाँ से आने के बाद सीधा घर ही चलेंगे। हाँ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। कहते हुए दूरबा अपनी साइड वाले बिस्तर पर लेट गई थी। अद्वैत ने अभी को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ? अलारा, जो कि अपने कमरे में जा ही रही थी, जब उसने देखा कि विद्युत के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसने अंदर झांक कर देखा, जहाँ विद्युत अपने सर को पकड़े बैठा था। तो वह उससे पूछ बैठी, नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। विद्युत ने बात टालनी चाही, लेकिन अलारा अंदर आई
और उसके सामने खड़ी होती हुई बोली, सर में दर्द है? हाँ, मैंने पूछा, क्या आपके सर में दर्द है? इस बार अलारा ने अपना मुलायम सा हाथ उसके सर पर रखा तो विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। आप लेट जाइए, मैं दवा देती हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिना बात के परेशान हो रही हो। सोऊंगा तो सर दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और क्या नींद आ जाएगी इतने दर्द में? अलारा ने मुंह बनाकर कहा और धीरे से अपनी कमर पर हाथ रख लिया। पता है नींद नहीं आएगी, बट मैं ट्राई कर लूँगा, तुम जाओ। विद्युत ने बेचैन होकर कहा। मैं अभी आती हूँ। कुछ सोचकर अलारा बोली और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही विद्युत ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं ये लड़की क्या करेगी अब। कुछ देर बाद ही अलारा विद्युत के कमरे में वापस आई, लेकिन अब उसके हाथ में हल्के गुनगुने तेल की कटोरी थी, जो उसने आते ही बेड पर रख दी थी। ये क्या है? ये ऑयल। विद्युत ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो अलारा मुस्कुराकर बोली, अच्छी सी चंपी करूँगी तो सर दर्द भाग जाएगा। अच्छा, अब जल्दी से नीचे बैठिए ताकि मैं आपके सर में चंपी कर सकूं। अलारा उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोली, तो विद्युत भी बिना कुछ कहे बेमन से उठकर नीचे फर्श पर बैठ गया और अलारा बेड पर और विद्युत के सर में तेल की मालिश करने लगी। वो इतने हल्के हाथ से ये सब कर रही थी कि विद्युत को काफ़ी आराम मिल रहा था। वह बस आंखें बंद किए बैठ गया। अब कैसा लग रहा है? अलारा ने कुछ देर बाद पूछा तो विद्युत आंखें बंद किए ही बोला, धीरे धीरे दर्द जा रहा है, तुम ऐसे ही करती रहो। मुझे सोने भी जाना है, अलारा मुस्कुराकर बोली। हाँ, विद्युत ने बस इतना ही कहा और वहाँ से उठने लगा कि तभी अलारा ने उसकी कलाई पकड़ ली। विद्युत ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो उसने आंखों में आंस लिए अपनी बाहों को फैला दिया। विद्युत ने एक गहरी सांस ली और अलारा की पकड़ से अपना हाथ छुड़वाता हुआ बोला, भूल जाओ। क्यों? अलारा, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अलारा बेड से उठी और उसके सामने खड़ी होती हुई बोली, कौन सा सवाल? यही कि इतनी बेरुखी क्यों है? ओह, तो तुम्हें नहीं पता? मुँह करते हुए, क्या वाकई? पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस सवाल का जवाब जानती नहीं। विद्युत के लहजे में एक तंज था जो सीधा उसके दिल पर जाकर लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुड़ी और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद विद्युत अपना सिर पकड़कर वापस बेड पर बैठ गया। कुछ देर खुद को शांत कर वो अपने कमरे से बाहर आया और अपने कदम अलारा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वह जैसे ही उसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, तभी उसके कानों में अलारा के सिसकने की आवाज़ पड़ी, जिसका साफ मतलब था कि वो अंदर रो रही थी। विद्युत ने अंदर जाने से पहले दोनों तरफ देखा। जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो वह खामोशी से अंदर चला गया और अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अलारा, सॉरी, विद्युत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जबकि अलारा का रोना अभी भी चालू ही था। विद्युत उसके पास आकर बैठा और आहिस्ता से उसकी बाजू पकड़ उसे खुद की तरफ खींचा, जिससे वह सीधा उसके सीने से जा लगी। अलारा का रोना और तेज हो गया, लेकिन उसने जरा भी कोशिश नहीं की विद्युत की बाहों से निकलने की। विद्युत भी धीरे धीरे उसके बालों को अपने हाथ से सहला रहा था, बार बार उसे चुप होने को भी कह रहा था, लेकिन अलारा की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वाकई उसे विद्युत की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों? आखिर क्यों? मैंने कौन सी ऐसी गलती की जो माफ़ी के लायक नहीं? मैं नहीं चाहती थी आपको छोड़कर जाना, लेकिन लेकिन मेरी मजबूरी थी। आप ही बताओ कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप नहीं करते ये? अलारा ने रोते हुए उसे सवाल किया तो विद्युत की बहुएं तन गईं। उसने उसकी चिन को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर कर उसकी आंखों में देखता हुआ बहसत से बोला, नहीं नहीं, और बिल्कुल नहीं। चाहे मेरी कैसी भी मजबूरी क्यों ना होती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं। अरे, एक बार मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर तो करती। क्या पता तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता मेरे पास। मैं मना लेता तुम्हारे मामा मामी को भी। क्या माँ बाप के पास बच्चों की खुशियों से बढ़कर भी कुछ होता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। वो समय जो मेरे दिल में आया मैंने कर दिया। पता है, मैं गलत थी विद्युत।
अपने दोनों हाथ जोड़कर। प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो। मुझे नहीं आदत आपके इस तरह के व्यवहार की। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, सिर्फ आपका प्यार। अलारा सिसकते हुए बोली। तो आगे विद्युत कुछ बोल ही नहीं पाया। अलारा लगातार उसके सीने पर अपना सिर रखे रोई जा रही थी। वहीं विद्युत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब अलारा शांत हुई तो विद्युत ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगी? मैंने पूछा कि क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ विद्युत, बिकॉज आई लव यू सो मच। मैं नहीं दूर रह सकती आपसे। वह भी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। तो विद्युत हल्का सा मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। कल कल करोगी? कल, लेकिन कोर्ट मैरिज। मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस बताओ, कल करोगी? विद्युत ने झट से कहा। तो अलारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ठीक है, कल हम शादी करेंगे। कहते हुए एक बार फिर विद्युत ने अपने होठों को अलारा के होठों से जोड़ दिया था। वहीं अलारा की भी पकड़ विद्युत पर कस चुकी थी। कुछ देर बाद विद्युत उससे दूर हुआ। दोनों की सांसें फूली हुई थीं। विद्युत ने प्यार से उसके गाल को सहलाया तो अलारा ने आस भरी नज़रों से उसे देखा। उसके इरादों को भांपकर विद्युत ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। शादी के बाद पहली बार नहीं है, पता है मुझे, फिर भी नहीं। आई वांट टू फील यू विद्युत। अलारा उसके गाल पर अपने होठ रखती हुई बोली। नहीं। विद्युत अचानक सिसक उठा। उसने गुस्से में अलारा की ओर देखा तो बस हरारत से उसे देख रही थी। अलारा ने अभी उसके गाल पर काट लिया था। बदमाश लड़की, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। कहते हुए विद्युत ने उसे झट से बेड पर गिरा दिया और उस पर झुक गया। हाँ बताओ ना, अलारा शरारत से बोली और अपनी उंगली को विद्युत के होठों पर फिराने लगी। यह सब कहीं तुम्हें महंगा ना पड़े। विद्युत ने उसे वार्न किया। महंगी और कीमती चीज़ों की अब तो आदत सी हो गई है। कहते हुए अलारा ने खुमारी से विद्युत को खुद पर झुका लिया। एक छोटा सा टेस्ट होगा अब इसका, तब तक आप दोनों स्कूल देख सकते हैं। प्रिंसिपल ने दूरबार अदब से कहा तो दोनों ने एक साथ अभी की ओर देखा, जो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। फिर दोनों ही मुस्कुराकर प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चले आए। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आते ही अद्वैत ने दूरबा का हाथ अपने हाथ में काफ़ी मजबूती से पकड़ लिया। दूरबा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराकर बिना कुछ कहे उसे लेकर आगे बढ़ गया। वहीं दूरबा भी उसके साथ साथ खींची चली गई थी। वह स्कूल के आसपास की हर जगह को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। उनका स्कूल टाइम एक बार भी उनकी आंखों के सामने था। काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन वो दौर उनमें से कोई नहीं भूला था, ना अद्वैत और ना ही दूरबा। अद्वैत के साथ चलते हुए दूरबा को भी सारी बातें याद आ रही थीं, जो भी उसने स्कूल में बनाई थी। अद्वैत उसे लेकर सीधा प्लेग्राउंड में आ गया था, जहाँ बहुत सी स्टेयर्स के बीचों बीच एक बड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट था, जहाँ फिलहाल एक बच्चा अपने आप ही खेल रहा था। अद्वैत और दूरबा दोनों ही वही स्टेयर्स पर बैठ गए। वहीं बैठते ही अद्वैत ने अपना सिर दूरबा की गोद में टिका दिया था और उस बच्चे को देखने लगा, जो बार बार प्रयास कर रहा था बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की, जिसके लिए वह काफ़ी उछल भी रहा था, लेकिन वह बॉल थी कि अपने गोल तक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर दूरबा ने अद्वैत के बालों में हाथ घुमाया और धीरे से बोली, आप तो चैंपियन थे ना स्कूल टाइम में बास्केटबॉल के, तो क्या आप उस लड़के की मदद नहीं करेंगे? देखिए वो कितनी बार ट्राई कर चुका है, लेकिन उससे हो नहीं रहा। तुम चाहती हो कि मैं उसकी हेल्प करूं? अद्वैत ने दूरबा की तरफ देखकर यह बात कही थी, जबकि दूरबा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। अद्वैत उठा और अपने ब्लेजर को उतार उसे दूरबा की गोद में रखा और अपनी स्लीव्स को फोल्ड करता हुआ उस बच्चे के पास पहुंच गया। दूरबा मुस्कुराकर अपनी जगह से उठी और एक पेड़ के नीचे बनी बेंच पर बैठकर अद्वैत को देखने लगी। स्कूल टाइम में भी वह अक्सर अलारा और विद्युत के साथ यहीं बैठकर अद्वैत को दूर से बास्केटबॉल खेलते देखा करती थी। पहली बार में ही अद्वैत ने बॉल को गोल में डाल दिया था। यह देखकर दूरबा ने ताली बजाई। अद्वैत ने मुस्कुराकर दूरबा को देखा
और फिर उस लड़के को कुछ ट्रिक्स सिखाने लगा। वह बच्चा भी उसकी सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक टीचर अभी को अपने साथ वहीं प्लेग्राउंड में ले आई थी, तो दूरबा ने अद्वैत को वापस आने का इशारा किया। हाउ वाज अवीज टेस्ट टीचर? अद्वैत ने अभी को अपनी गोद में उठाते हुए पूछा। आई मस्ट से मिस्टर रघुवंशी कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है। हम आज से ही इसकी एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। अगर आप चाहें तो कल से ही इसे स्कूल भेज सकते हैं, टीचर ने मुस्कुराकर कहा। वहीं टीचर की बात सुन अद्वैत ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और दूरबा ने प्यार से अभी का गाल चूम लिया। मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है। ओके, मुझे थोड़ा काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज अस। नो इट्स, दूरबा ने तुरंत कहा, तो टीचर वहाँ से चली गई। उसके जाते अद्वैत और दूरबा अभी को लेकर घर के लिए निकल गए। रोशनी मलिक को सुबह ही वापस मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था, क्योंकि घर के मुकाबले उनकी देखभाल वहाँ ज़्यादा अच्छे से हो सकती थी। दोनों जैसे ही घर आए तो वहाँ पहले ही काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। हॉल से भावना जी की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थीं। अद्वैत ने भाभी को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर भाभी अभी को दूरबा की गोद से लेकर अंदर कमरे में चली गई। क्या हुआ है चाची? अद्वैत ने भावना जी से पूछा, जो कि विद्युत को गुस्से से घूर रही थी। वही विद्युत खामोशी से खड़ा सब सुन रहा था। यह बात तो तुम खुद ही पूछो इससे, भावना जी ने कहा, और वहीं सरस्वती जी के पास बैठ गईं। क्या हुआ है विद्युत? दूरबा ने आगे बढ़कर विद्युत की बाजू पकड़ी तो वह धीरे से बोला, मैंने शादी कर ली। वाट? कब और किससे? दूरबा ने चौंकते हुए पूछा, जबकि अद्वैत समझ गया था, क्योंकि विद्युत और अलारा के बीच क्या चल रहा था वह उससे छुपा नहीं था। आज ही की है अलारा से। अलारा? कहाँ है वो? दूरबा ने इधर उधर देखा तो उसे वह कहीं नजर नहीं आई। अंदर रूम में है। मैंने उसे भेजा है ताकि उसे किसी की जली कटी न सुननी पड़े। यह फैसला मेरा था। मैं प्यार करता हूँ उससे और वो भी मुझसे। तो हमने कर ली शादी। लेकिन यह छोटी सी बात मम को समझ नहीं आ रही। मैंने अपनी पसंद से शादी की है तो इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि पूरी ज़िंदगी मुझे बितानी है ना कि इन्हें। तो ये फैसला मेरा ही होना चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वो मेरी पसंद है और मैं उसकी। यहीं पर बात ख़त्म। और अगर आप लोगों को इस बात से दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जाऊँगा, विद्युत ने काफ़ी सहजता से कहा। वहीं उसकी बात वहाँ मौजूद किसी को भी गलत नहीं लगी थी, सिवाय भावना जी के। और विद्युत की बात सुन वह एक बार फिर भड़क उठी थी। दूरबा ने भावना जी को संभाला और विद्युत को वहाँ से जाने का कहा। विद्युत भी और बहस नहीं करना चाहता था किसी से भी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वह जैसे ही अपने कमरे में आया तो अलारा झट से उसके गले जा लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।